धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाफिज नौशाद आजमी, जिनसे कई बार हम लोग हज यात्रा को लेकर या हज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बात कर चुके हैं और आपके सामने रख चुके हैं। पिछले काफी समय से हमने उनके कई इंटरव्यू किए जिसमें उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि विपक्षी पार्टियों को हज यात्रा को लेकर संसद में आवाज उठानी चाहिए। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाई। यह अलग बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इस दौरान जो सबसे अहम मुद्दा उठ के आया वो था सब्सिडी का, लेकिन सब्सिडी के मुद्दे पर भी वो गोल गोल जवाब देकर सारे मामले को टाल गए। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि 2 साल से हज कमेटियों का गठन क्यों नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने बताया कि मामला सब जुडिस है। हम लोग जानते हैं कि मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उससे पहले तो मामला सब जुडिस नहीं था, तो क्यों गठन नहीं किया गया उस पर भी उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। यहां तक कह दिया कि हज कराने के लिए गृह मंत्रालय की जरूरत पड़ती है, विदेश मंत्रालय की जरूरत पड़ती है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जरूरत पड़ती है या उड्डयन मंत्रालय की जरूरत पड़ती है। उनके जवाब से ऐसा लगा जैसे हज कमेटियों की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे उनके जवाब के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर हाफिज नौशाद आजमी का क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। आपका बहुत शुक्रिया मोहतरम। आप इस हमारे अहम मामले पर, हज के मामले पर, जो संविधान में इस यात्रा का जिक्र है और इस पे नजर रखे हुए हैं, वक्त दे रहे हैं, संजीदा है, मैं आपका खुसूसी तौर से शुक्रगुजार हूं। आपका चैनल के लिए दुआगो हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं इस फील्ड में हूं, जब इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है उन तमाम मुद्दों को उठाना जो आम आदमी से जुड़े हैं, जिनका सरोकार सीधे आम आदमी से होता है। मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि हज कराने के लिए गृह मंत्रालय की जरूरत पड़ती है, विदेश मंत्रालय की जरूरत पड़ती है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जरूरत पड़ती है, उड्डयन मंत्रालय की जरूरत पड़ती है। उनकी बातों से कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हज कमेटी की जरूरत ही नहीं है हज यात्रा कराने के लिए? देखिए, अपने अमल से उन्होंने साबित कर दिया है। ये 2016 के बाद कमेटी नहीं बनी, तो अपने अमल से उन्होंने साफ साफ साबित किया है कि स्टेट हज कमेटी की कोई जरूरत नहीं है और सेंट्रल हज कमेटी की भी कोई जरूरत नहीं है। जो एक्ट में स्टेट हज कमेटी का जिक्र है उसे वो नाम नहीं ले रहे हैं और सेंट्रल हज कमेटी को भी इसलिए कह रहे हैं कि कोई वजह होगी, लेकिन अमली तौर से उन्होंने स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी को मफलूज बना दिया है, खत्म कर दिया है। और मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऐसे थोड़ी गया है जी, हमने जनवरी में इन्हें 20 पन्नों का खत लिखा था जी, बीमार था मैं, वो खत मैंने कई रोज में तैयार किया और 10-12 रोज में तैयार हुआ। मैं एक साथ वो लिखवा भी नहीं सकता था और बहुत जज्बाती तौर से सारे सबूत के साथ उनको कहा कि आप अपने डिपार्टमेंट से कहिए कि वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखे और कमेटियां स्टेट की बनावे, स्टेट वाले मिलकर के सेंट्रल हज कमेटी बनाते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। हमने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा जी, उसका जवाब भी आया मेरे पास अभी बहुत दिन के बाद, कुछ गोलमोल बाहर का। तो जब तक वो वजीर हैं, डिपार्टमेंट से जवाब भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हज कमेटी को उन्होंने मफलूज बना दिया, खत्म कर दिया। और एक बात उन्होंने पार्लियामेंट में मैं लाइव देख रहा था, उन्होंने कोविड का भी नाम लिया जी। तो मैं आपको बता दूं कि 16 जून 2020 तक इन्होंने एक्सटेंशन कराया कमेटी 2 बार जी। उसके बाद 4 महीना पहले कमेटी कानूनन बन जानी चाहिए, नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो 20 मार्च 2020 तक कमेटी बन जानी चाहिए थी कानूनन जी, जो इन्होंने नहीं बनाया। और 24 मार्च से कोरोना का प्रकोप है। दूसरी बात यह है कि कोरोना का नाम बिला वजह लेते हैं। कोई जनता का चुनाव नहीं था, फिर भी जनता के चुनाव हुए जी, यूपी में, पंचायत चुनाव हुआ जी, पार्लियामेंट वो एक्सटेंशन हुआ मंत्रिमंडल का, बंगाल में चुनाव हुए जी, ये तो कोई बड़ा चुनाव नहीं था, जी, तो कागज पे चुनाव होना है जी, और आपको कराना है। लेकिन जी, बदनीयती इनकी है कि एक बात इन्होंने और पार्लियामेंट में कही, जी, बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत तकलीफ हुई। जी, उन्होंने कहा कि बिचौलिए पहले काम करते थे, जी,
मैं बिचौलिए वाले मुद्दे पे आगे आऊंगा, क्योंकि उन्होंने सब्सिडी का जिक्र करते हुए बिचौलियों का जिक्र किया है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसी पे रहना चाहता हूं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये सरकार आने वाले टाइम में हज कमेटियों का रोल खत्म कर देगी, या रोल खत्म करने के लिए तमाम चीजें जानबूझ के क्रिएट की गई हैं और ये दिखाया बताया जाएगा कि देखो हमने हज यात्रा करा दी है, हज कमेटियों की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए अब आगे हज कमेटियां नहीं बनाई जाएंगी? क्या ये साजिश है क्या? उसी पे रिहर्सल हो रहा है, ये उसी पे रिहर्सल हो रहा है। इसलिए मजबूर होकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछे और करे। मुझे उम्मीद है इस मोहतरम सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देगा, कमेटियां बनवाएगा और आसान हाजियों को आसानी होगी, परेशानी से बचाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्सिडी को लेके। उन्होंने कहा कि सब्सिडी खत्म हो गई, और सब्सिडी खत्म होने के बाद कई जगह का जिक्र करते उन्होंने कहा देखिए वहां पे हज यात्रा सस्ती हो चुकी है। ये यही बातें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिलीज में करते थे, अब उन्होंने पार्लियामेंट में कर दी है। उन्हें ये पता नहीं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग क्या होती है। इतने सीनियर है, पार्लियामेंट पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। अब मेरा ये सवाल सिर्फ उनसे है, बार बार मैं करूंगा, जिन मेंबरान को नहीं पता था उसके बारे में उन्होंने कुछ कह दिया, मगर सच्चाई ये है कि आपका इसमें अब रोल ही नहीं था, सरकार का खत्म हो गया था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि सब्सिडी जो है वो धीरे धीरे 2022 तक खत्म कर दी जाए, है ना। तो उसके पहले आपको आज उन्होंने कहा कि मामला जो है कोर्ट में है, इसलिए हम कमेटी का मामला रोक रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है कि आप कमेटी मत बनाओ। उन्होंने तो पूछा है कि आपने क्यों नहीं बनाया, ठीक है तो इतना एहतराम करते हैं मोहतरम नकवी साहब। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था जस्टिस आफ्ताब आलम साहब का कि 2022 तक हज सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दी जाए, और 2011 में जो पैसा 685 करोड़ रुपए हज सब्सिडी का है, ये जो है मुसलमानों की तालीम और उनके सोशल वेलफेयर पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। 2022 के बाद कौन सा कानून ऐसा था कि जिसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की खिलाफ वर्जी की और 2017 में हज सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया? इसका वो जवाब उन्हें देना पड़ेगा, जो सच्चाई है। ठीक है, 2017 में उन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2022 तक खत्म करनी है, तो इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी अपील के बाद विपक्ष की पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, क्या वो ढंग से उठा पाए? और क्या आपको लगता है कि वो अगर ढंग से उठाते भी, या उन्होंने ढंग से उठाया भी है, जब ये सरकार जवाब ही नहीं देती है तो उठाने से क्या फायदा? देखिए ऐसा है कि अब हमें अपनी कोशिश, मैं उन मेंबरान पार्लियामेंट का 3 लोगों का मैं नाम जानता हूं, अब्दुल खालिक साहब, कुंवर दानिश अली साहब और अब वो TR बालू साहब। बाकी और लोगों ने किया, मैं माजरत चाहता हूं, उन लोगों का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन लाइव में मैंने सुना कि मेंबरान पार्लियामेंट ने इस बात पे संजीदगी दिखाई और अपनी जमीर की आवाज पे इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने ये उठाया। मैं उनके लिए जाती तौर से शुक्रगुजार हूँ और उनकी सेहतमंदी और उज्जवल भविष्य, उनके ताबनाक माजी के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जवाब दे या ना दे, हमें तो कहना है अपनी बात, क्योंकि हम किससे कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर से ही तो कहेंगे, वजीर से ही तो कहेंगे, पार्लियामेंट से ही तो कहेंगे। जब तक पार्लियामेंट है हम अपनी बात कहते रहेंगे, ठीक है। जब तक सुप्रीम कोर्ट है वो हम कहते रहेंगे, तो ये तो हम कहेंगे अपनी बात। दूसरी बात ये है कि क्या आपको लगता है कि बात को सही ढंग से उठाया गया है, या आप उसमें चाहते थे कि कुछ और चीजें भी ऐड की जाएं? जी मैं असल में मेरी एक मजबूरी है जाती, मैं उसे बार बार नहीं कहना चाहता। मैं आपके चैनल से आज ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं आज भी 2-3 घंटे रात में सो पाता हूँ, जब से मेरे बच्चे का हादसा हुआ 3 साल पहले से, और मैं किसी तरह से ये मामला लड़ रहा हूँ। और अगर मैं सेहतमंद होता तो मैंने बहुत बार पार्लियामेंट में पूरी पार्लियामेंट को 3-3 दिन नहीं चलने दिया है। अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया था। तो मैं जब उन लोगों से मुलाकात करता और सही बातें पेश करता लफ्ज ब लफ्ज, तो वो लोग इंशाल्लाह उसे उठाते, मुझे उम्मीद है।
और अभी कोई मामला बहुत खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है। मैं अपने इस मुद्दे से जुड़े लोगों से कहना चाहता हूँ, आदमी ने हज से कहना चाहता हूँ कि अमली तौर से इस हुकूमत ने हज कमेटी और जो है हज 2000 एक्ट को खत्म कर दिया है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उससे किस काम पे अमल हो रहा है। तो मगर इसको बचाने के लिए अब वक्त लगेगा। वो 2014 से आने के बाद उस पर कोशिश कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो हमें भी इसमें साल 2 साल काम करना चाहिए। और आप लोग हौसला मत हारिए, दुआ करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह को काम लेना है। इस बंदे से तो ले रहा है, मैं खुशकिस्मत हूँ जी। ठीक है, अल्लाह को जो काम लेना है वो बंदे से ले रहा है और आप वो काम अंजाम दे रहे हैं, आपका ही कहना है। अब यहाँ सवाल एक मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप लंबे समय से इस पूरे मामले को देखते रहे हैं। पिछले की सरकारों में और आज की सरकारों में अगर कंपेयर करें तो कहाँ पाते हैं आज की सरकार को? बहुत बहुत मायूसी है इस मुल्क की। आज मैं सच्ची बात कहने जा रहा हूँ आपसे। इस मुल्क की मायूसी है कि ऐसे लोग सरकार में आए जी। हर शोबे में, अब वहां से हज से थोड़ा अलग होकर के कह रहा हूँ, हर शोबे में परेशानियां हैं, हर जगह लाकानूनियत है जी। तो बहरकैफ ये हमारी मायूसी है और मुल्क की ये बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जो कानून हमारा न माने और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर न माने, तो क्या किया जाए। ये मुल्क की बदकिस्मती है। क्या कोई पुरानी नजीर, पुराना कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिससे पता चल सके ये सरकार कैसे काम कर रही है और पहले की सरकारें कैसे काम करती थी? देखिए साधु, मैं उससे काम कर रहा हूं तो मुझे अंदाजा है। मैं बीजेपी की ही सरकार, एनडीए की सरकार, इसमें आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हमने उनसे जो सवाल किया, उन्होंने उसका अच्छा जवाब दिया और काम किया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। हज एक्ट 2002 जब राज्यसभा में पेश हुआ तो उसमें लिखा था कि सेंट्रल ऑफिस दिल्ली होगा, ठीक है। 1 साल तक ये एक्ट स्टैंडिंग कमेटी के पास रहा जी, जिसके चेयरमैन अहमद साहब मरहूम थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ठीक है। 1 साल तक रहा देख रेख के लिए। उसके बाद वो लोकसभा में 15 मई को पेश हुआ और उसमें दिल्ली दफ्तर के बजाय सिफारिश की गई कि हज का गेटवे मुंबई है, इसे मुंबई भी रहने दिया जाए। उस वक्त सोमनाथ चटर्जी, जहानी, प्रियरंद्र दास मुंशी, रामजीलाल सुमन जी मौजूद हैं अभी जी, मुलायम सिंह यादव, योगेंद्र यादव, रघुपति प्रसाद सिंह, मोहम्मद सलीम साहब, इन लोगों ने 15 मई 2002 को ये मांग की कि नहीं, ये ऑफिस दिल्ली में होना चाहिए जी। उसी वक्त उस सरकार ने, अटल जी की सरकार ने, हमें दिल्ली नहीं दिया दफ्तर, लेकिन उन्होंने कहा कि 6 रीजनल ऑफिस हज कमेटी जब चाहे 6 जगहों की निशानदेही दिल्ली समेत कर दी गई और यहाँ खोल सकती है। पर कब एक बहस के साथ एक सेहतमंद अपोजिशन की बात उन्होंने मानी और उन्होंने फौरन कहा, अब उसमें अपोजिशन भी जाहिर है कि आप दे रहे, कुछ पूरा नहीं दिया, आधा तो दिया जी। तो ये बात होती थी और आज की सरकार में भी नहीं है। तो बाहर का और बहुत से सवाल हमने कांग्रेस की सरकार में उठवाए पार्लियामेंट में जी जी जी। दिन तीसरे दिन हमें उसका रिजल्ट मिल गया जी जी जी। तो अब मैं क्या बताऊं जी जी, उन्हें विचार करना चाहिए जी। हम जैसे लोग जो सियासत में नहीं है, जो किसी पार्टी को हराते जिताते नहीं है जी, उन लोग वो क्यों आज इस तरह से कह रहे हैं जी जी। अब हज यात्री है, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है जी जी जी, ठीक है। ये देश के ऐसे लोग हैं जो जाते हैं देश के लिए दुआएं करते हैं हरम में जी जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि रोज़ाना नई नई यात्राएं खड़ी की जा रही हैं, नई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं धार्मिक तौर पर, और जो हज यात्रा है उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसका जो निज़ाम, उसका जो सिस्टम देखा करती थी हज कमेटियाँ, उन तक का गठन नहीं किया जा रहा। और पार्लियामेंट में खड़े होकर मंत्री कह रहे हैं कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और बिचौलिए जो हैं उनको हटा दिया गया। तो बिचौलिया क्या वो हज कमेटी थी? हाँ, मैं सही कही, यही बात है। बहुत शुक्रिया
आपकी नाराजगी को समझा जा सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार किस तरीके का जवाब दाखिल करती है और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का आदेश देता है। और इस बार जो हज होगा, क्या वो हज कमेटियां कराएंगी, नई कमेटियां गठित होंगी, या सरकार जो चाहेगी वो ही करेगी जो अब तक करती आ रही है। जो भी होगा समय समय पर जैसे आता रहेगा आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। बहुत शुक्रिया।